स्वागत है सभी बच्चों का आज की पीपीटी में। और मैं बता दूं कि ये 12th का अनसॉल्व्ड पेपर है और इसमें ये पेज नंबर 186 है और सेक्शन सी है इसमें। तो आइए सॉल्व करते हैं। वीडियो को देखने से पहले लाइक ज़रूर कर दें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें अन्य बच्चों को। लिखा है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर होगा वो कुछ इसी प्रकार का होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो वोकैब्स होगी वो ऑप्शनल होगी। इसमें जितनी सुविधा है उतनी असुविधा भी है कि अगर याद नहीं है तो आप गेस कर सकते हैं, लेकिन गेस करेंगे तो फिर भी याद होना चाहिए। मतलब दोनों बातें हैं, समझ रहे हैं ना? क्योंकि बिना लर्न किए हम काफ़ी हद तक गेस भी नहीं कर पाते हैं। फिर भी ये हो जाएगा कि कोई ना कोई आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, बस इतनी सुविधा है। वैसे क्या होता है, खुद लिखना होता है तो आईडी नहीं होता है तो कुछ भी लिख जाओ, और इसमें कुछ परसेंट आपको उम्मीद रहती है कि शायद सही हो जाए, बस इतना रहता है। लेकिन मेहनत उतनी होती है, क्योंकि बिना कुछ पता किए गैस करना भी काफ़ी मुश्किल होता है। और ऐसे क्वेश्चंस में गैस करना काफ़ी हद तक 10 से 15% तक बस गैस मार्क्स चलता है। बाकी श्योरिटी होनी चाहिए। फिलहाल अ पर्सन हु कैन नॉट मेक मिस्टेक, एक ऐसा व्यक्ति जो मिस्टेक नहीं करता, गलती नहीं करता। इनफॉलिबल दिया है, इनविटेबल दिया हुआ है, इनविजिबल दिया हुआ है, ओमनिसेंट दिया हुआ है। सभी जानते हैं ओमनिसेंट माने सर्वज्ञ होता है। यहाँ पर इस फ्रेज से मिलता जुलता कोई अर्थ नहीं है, ये कैंसिल हो गया। इनविजिबल माने अदृश्य होता है, ये भी आपका मैच नहीं करता उसके एक्सप्रेशन से। इनविटेबल माने असंभावी होता है, अर्थात जो निश्चित तौर पर हो, जिसे टाला ना जा सके, अनअवॉइडेबल होता है, वो इनविटेबल होता है, तो ये भी नहीं है। इनफॉलिबल यहाँ पर लिखा हुआ, ये बिल्कुल सही है। इनफॉलिबल माने जिसको हम कहते हैं अचूक, और अचूक का मतलब होता है जो चूके ना, अर्थात जो गलती ना करे, जिसको अमोघ कहते हैं, अमोघ, है ना? जैसे उस समय महाभारत काल या रामायण काल में जैसे कुछ लोगों के पास अमोघ शक्तियाँ होती थी, तो वो बाण मारते तो वो चूकता नहीं था। इनफॉलिबल फिलहाल यहाँ पर यही है, आपका आंसर नंबर 1 सेलेक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट दिया है किलिंग ऑफ एन इन्फेंट सून आफ्टर बर्थ स्पेशली विद मदर्स कंसेंट। इसका एक्सप्रेशन मैं बता दूं, हालांकि कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेशन काफ़ी बड़े होते हैं और साथ में कुछ चेंज भी हो जाते हैं। अगर कहीं पर केवल इतना ही लिखा है किलिंग ऑफ इन्फेंट, तब भी आपका आंसर वही सेलेक्ट किया जाएगा जो इतने बड़े एक्सप्रेशन में सेलेक्ट किया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जन्म के शीघ्र बाद या जन्म के तुरंत बाद, खास तौर पर माँ की सहमति से जब किसी शिशु की हत्या की जाती है तो उसको क्या कहते हैं। अब माँ की सहमति, कंसेंट माने सहमति होती है, और अगर माँ सहमत ना भी हो, अगर कोई उस बच्चे को मार दे, तब भी यहाँ पर इन्फेंटिसाइड कहा जाता है। ये मैच भी करता है इन्फेंट से, तो इन्फेंटिसाइड ही होता है। लेकिन ये बाई चांस है जो मैच कर रहा है, ये नहीं कि आप हर क्वेश्चन के ऑप्शन में मैचिंग ढूंढने लगे। इंसेक्टिसाइड माने होगा नहीं, कीटनाशक होता है। इनविटेबल अभी मैं ऊपर बता चुका हूँ, ये नहीं होगा। होमिसाइड माने नर हत्या होती है, तो यहाँ पर ये भी नहीं होगा। ये होता है यहाँ पर इन्फेंटिसाइड माने शिशु हत्या, तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन लिया जाएगा। अगली स्लाइड पे चलते हैं। सेकंड है यहाँ पर सेलेक्ट द राइट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियोमेटिक फ्रेज। यहाँ पर इडियोमेटिक फ्रेज जो है कीप द वुल फ्रॉम द डोर लिखा हुआ है, और ये इंटरमीडिएट लेवल का है बिल्कुल। कीप द वुल फ्रॉम द डोर, वैसे इसकी कोई डायरेक्ट मीनिंग नहीं है, लेकिन होता है कि दरवाजे से भेड़िए को दूर करना। वुल्फ माने भेड़िया होता है, कीप माने रखना, फ्रॉम द डोर माने दरवाजे से अलग, तो फ्रॉम ही अलग का सेंस देता है यहाँ पर। तो इसका सेंस क्या होता है, जिससे भेड़िए से भूख का ज़्यादा संबंध लिया जाता है, भूखा भेड़िया कहते हैं ना, तो बस भेड़िए को दूर करना मतलब भूखमरी को दूर करना। तो ये लिखा है रन एन इंडिपेंडेंट बिजनेस, एक स्वतंत्र व्यापार चलाना, ये नहीं होगा। कीप द स्पिरिट अप, उत्साह बढ़ाना, ये भी नहीं होगा।
और लीड कंफर्टेबल लाइफ, एक आरामदायक जीवन व्यतीत करना, ये भी नहीं होगा। अवॉइड स्टारवेशन, स्टारवेशन माने भूखमरी और अवॉइड माने दूर करना या बचना, तो यहाँ पर भूखमरी दूर करना चौथा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है। बीटन हॉलो काफ़ी टफ इडियम है। बीटन हॉलो में क्या है, यहाँ पर बीटन बाई ए स्लेंडर मार्जिन, स्लेंडर माने थोड़ा होता है, अल्प जिसको कहते हैं, मार्जिन का गुंजाइश हो गया, बहुत कम मतलब मात्रा में किसी को पराजित करना, कुछ कम लाभ में पराजित करना, किसी को पराजित किया लेकिन बहुत बड़ा कोई फायदा नहीं हुआ। यहाँ पर यह अर्थ है। बीटन कम्प्रीहेंसिवली, कम्प्रीहेंसिवली माने व्यापक होता है, अर्थात व्यापक स्तर पर किसी को पराजित करना। और बीटन डिसऑनेस्टली, बेईमानी से पराजित करना। और बीटन बट रिटेन द ग्लोरी, पराजित कर देना लेकिन उसकी कीर्ति को बनाए रखना। फिलहाल यहाँ पर ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका सेकंड सही है। बीटन हॉलो का मतलब होता है व्यापक स्तर पर किसी को पराजित करना, अर्थात इस तरह से पराजित करना जैसे उसके पराजित करने पर बहुत बड़ा लाभ, बहुत बड़ा फायदा हो। स्लेंडर अगर ना हो और यहाँ पर ए लार्ज या वास्ट मार्जिन लिखा हो, हाई मार्जिन लिखा हो, तो फिर ये सही हो सकता है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिवली लिखा है, कहीं मार्जिन भी लिखा मिल जाता है, लेकिन मार्जिन में क्या है कि लार्ज मार्जिन या वास्ट मार्जिन या हाई मार्जिन लिखा हो तब जरूर ये सही हो जाएगा। तो चूंकि सिलेंडर लिख दिया इसलिए एक नंबर सही नहीं है आपका, यहाँ पे ये बीटन कॉम्प्रिहेंसिवली होगा। नेक्स्ट चलते हैं आपको थर्ड स्लाइड में। द सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स लिखा हुआ है। इमेंस लिखा हुआ है, इमेंस माने लार्ज या वास्ट होता है, बड़ा होता है, इमेंस माने बहुत बड़ा, वेरी बिग को इमेंस कहते हैं। तो मिंट माने पुदीना होता है, लिटिल माने छोटा होता है, टिनी माने भी छोटा होता है, ह्यूज माने बड़ा होता है, हमको सिनोनिम देना है इसलिए इमेंस माने विशाल हो गया और ह्यूज माने भी विशाल हो गया, तो आपका यही सही है। इलस्ट्रियस लिखा हुआ है, इलस्ट्रियस का मतलब होता है पॉपुलर यानी फेमस, तो ये फेमस आपका सही है, हालांकि नोटोरियस उसका एंटोनिम है। ब्लास्फेमी माने ईश निंदक होता है जो ईश्वर की निंदा करता है। इंडस्ट्रियस माने मेहनती या परिश्रमी होता है, तो यहाँ पर ये तीनों नहीं होंगे, आपका पहला ऑप्शन फेमस बिल्कुल एक्यूरेट है। फिर इसके बाद हम देखते हैं फोर्थ नंबर। आवर ग्रैंड फादर पास्ड बाई व्हेन आई वॉज मेयरली ए चाइल्ड, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर। देखिए ये बात ध्यान रखिए कि जितना सेक्शन सी है ये सब एक एक क्वेश्चन दो दो अंक के हैं, मतलब आप जरा से चूक गए समझो आपका 2 नंबर जा रहा है, मतलब यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं होती है कि 1 नंबर आधा नंबर आपको मिल जाए या आधा कट के 1.5 मिल जाए, कोई भी गुंजाइश बिल्कुल होती ही नहीं। तो आवर ग्रैंड फादर पास्ड बाई लिखा हुआ है, विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज एन एरर, यहाँ बाई दिया है, वेन दिया है, मेयरली दिया है, ए दिया हुआ है। तो देखिए मिस्टेक का मतलब तो ये है, एरर का मतलब कि अगर पता है तो एरर है और पता नहीं है तो फिर एरर नहीं है, प्रॉब्लम ये होती है। बात यहाँ पर नॉलेज की होती है। जो पास्ड बाय लिखा है, पास्ड बाय माने होता है कहीं से गुजरना, जैसे पास्ड बाय द वे, पास्ड बाय द फॉरेस्ट, पास्ड बाय द स्ट्रीट, पास्ड बाय द रोड, कहीं से होकर निकल जाने को पास्ड बाय कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सेंस इस सेंटेंस का दे रहा है वो ग्रैंडफादर के गुजर जाने से है, गुजरने से नहीं है। गुजरना मतलब कहीं से होकर जाना और गुजर जाना का मतलब मर जाना, तो पास्ड अवे होता है, इसका क्या होता है, पास्ड अवे। जब पास्ट अवे कहेंगे कि वैसे फ्रेजल वर्ब है, तो जब पास्ट अवे होता है तब उसका सेंस मिलता है, और ये वो यही देना चाहता है इस जगह पे। वो कहता है कि जब मैं केवल एक बच्चा था तब मेरे दादाजी गुजर गए थे, तो यहाँ पर आपका ये वर्ड गलत है, ये आपका सेलेक्ट किया जाएगा, बाकी ये छोड़ दिए जाएंगे। आंसर में आपको लिखना होता है, आंसर लिखेंगे, आंसर के बाद 1 नंबर डालेंगे और बाई बताएंगे, क्योंकि उसने कहा है कि विच वर्ड इन दिस सेंटेंस इज इन एरर, इस सेंटेंस में एरर क्या है, तो आपको बताना है बाई एरर है, ठीक है ना। तो ये मत करिए कि उस सेंटेंस में आप दूसरा कुछ लगाने लगे, लगाना कुछ नहीं है। जैसे मान लो आपको मालूम है कि अवे होना चाहिए था तो आप अवे लगा दें और फिर चले आवे, नहीं, आपको कुछ ये नहीं करना, सिर्फ आपको ऑप्शन सेलेक्ट करके आंसर में लिख देना है, बात खत्म हो जाती है। इसके बाद है द एंटोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स।
यहाँ पे एंटोनिम देना है यानी अपोजिट देना है। एंसेस्टर, एंसेस्टर माने पूर्वज होता है। प्रोगेनी यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रीडिसीजर लिखा हुआ है, एंसेंट लिखा है, मिडवेल लिखा है। प्रोगेनी माने वंशज होता है। वंशज, वंशज का मतलब है कि जो आ, हमारे मतलब जो है जनरेशन 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 टू जनरेशन मतलब आगे बढ़ती है, वो वंशज होते हैं। प्रेडिसीजर माने भी पूर्वज होता है। एंसेंट माने प्राचीन होता है। मिडवेल माने मध्ययुगीन होता है या मध्यकालीन होता है। तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये इसका सिनोनिम है, इसलिए प्रोगेनी माने आपको वंशज होता है। तो एंसेस्टर माने पूर्वज हो गया यानी बहुत पहले के, फिर उनकी जो संतानें चली आ रही होती हैं उनको वंशज कहते हैं। तो ये आपका एंटोनिम है, प्रोगेनी इज द राइट आंसर। एम्बिगुअस लिखा हुआ है। एम्बिगुअस माने द्विअर्थी या फिर अस्पष्ट होता है। जैसे अनक्लियर इसका सिनोनिम है। ओपेक तो अपारदर्शी होता है। इनडिस्टिंक्ट माने अस्पष्ट होता है। एम्बिगुअस माने अस्पष्ट भी होता है, द्विअर्थी भी होता है, बहुअर्थी भी होता है। ठीक है ना। एम्बिगुअस उसको भी कहते हैं जो दोनों हाथ से काम बराबर करता है। अगर वो कहीं आ जाए द पर्सन हु राइट्स विद बोथ हैंड्स, कि एक ऐसा व्यक्ति जो दोनों हाथों से लिखता है, तो उसको भी एम्बिगुअस ही कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर एम्बिगुअस के कई अर्थ होते हैं, हालांकि यहाँ पर इसका मतलब अस्पष्ट होता है, तो ये इनडिस्टिंक्ट आपका सिनोनिम है। अनक्लियर भी सिनोनिम है। ओपेक का सेंस दूसरा ही होता है, तो यहाँ पर एंटोनिम देना है तो क्लियर आपका सही आंसर है। बिल्कुल क्लियर देंगे। एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट और क्लियर का मतलब स्पष्ट। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है नरेशन पॉइंट है। 5th नंबर क्वेश्चन, चेंज एनी वन। आपको एक ही करना होता है, क्योंकि दो भी कर देंगे तब भी आपको 2 ही नंबर मिलेगा। और ऐसे में होता है कि आपका पहला वाला गलत है और दूसरा वाला सही है, तो बोर्ड एग्जामिनेशन में नियम होता है कि पहले वाला ही चेक किया जाता है, दूसरा चेक नहीं किया जाता। इसलिए कोशिश करें कि दोनों को अच्छे से देख लें, और देखने के बाद जो आपसे परफेक्ट बने, सुटेबल, बिल्कुल कॉन्फिडेंस में, और लगे कि हम सही ये बना देंगे, तो वही बनाएं, वही सेलेक्ट करें। हालांकि मैं यहाँ आपको दोनों बता दूंगा। द प्रिंसिपल सेड टू बॉय ब्राउ, यू हैव बॉट गुड नेम, यू हैव ब्रॉट गुड नेम एंड फेम फॉर आवर कॉलेज। प्रधानाचार्य जी ने लड़के से कहा, शाबाश, तुम हमारे कॉलेज के लिए नाम और कीर्ति, अर्थात एक अच्छा नाम और एक अच्छा यश तुमने कमाया है, लेकर आए हो। तो यहाँ पर क्या होता है, जब ब्रावो होता है तो हमें अपलॉडेड लगाना होता है। प्रेस्ड भी लगा देते हैं, एडमायर्ड भी लगा देते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अपलॉडेड लगाएं तो द प्रिंसिपल अपलॉडेड द बॉय कर देंगे। प्रेस्ड लगाएं तो द प्रिंसिपल प्रेस्ड द बॉय कर देंगे। यहाँ पर द दिया नहीं है, लेकिन द अपने तरफ से लगाएंगे, क्योंकि सेंटेंस को बहुत अच्छा एक लुक देने के लिए, अच्छा स्ट्रक्चर देने के लिए कुछ चीज़ें अपनी तरफ से भी लगाई जाती हैं। द प्रिंसिपल एडमायर्ड द बॉय भी कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद खास बात यह है कि इस जगह पर आपको सेइंग दैट लगाना है। ब्रावो तो खत्म हो जाएगा, इसको आप हटा देंगे। ये इससे तो हमें ये पता चलता है कि शाबाशी का भाव है। हमने अपलॉडेड लगा दिया या एडमायर्ड या प्रेज्ड लगा दिया। जहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा लगा है ये दोनों हट जाएंगे और बीच में लगा देंगे सेइंग दैट। सेइंग दैट जब लगा दिया तो सेइंग दैट के बाद अब अगला यहाँ पे सेंटेंस जो दिया हुआ है उसको स्टार्ट कर देंगे बनाना। यू के बॉय के अकॉर्डिंग आप चेंज कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ही। हैव को कर देंगे हैड। ठीक है ना। ब्रॉड ब्रॉड बना रहेगा, गुड गुड बना रहेगा, नेम नेम बना रहेगा, एंड भी रहेगा, फेम भी रहेगा, फॉर भी रहेगा। बस अवर जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, वो द प्रिंसिपल के आधार पर बदला जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल यहाँ पर सिंगुलर है, लेकिन प्रिंसिपल के बदले हम प्लूरल लाएंगे ना, क्योंकि वहाँ पर उसने प्लूरल नाउन प्रोनाउन का इस्तेमाल किया है, इसलिए ही से नहीं करेंगे, हम देयर करेंगे। तो यहाँ पर कॉलेज को बाद में लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। सेंटेंस फाइनली बनेगा, गौर से सुनिएगा। द प्रिंसिपल अपलॉडेड द बॉय सेइंग दैट ही हैड ब्रॉट गुड नेम एंड फेम फॉर देयर कॉलेज, फुल स्टॉप। सेकंड नंबर दिया हुआ है, शी सेड मदर। यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, लेकिन कॉमा दिया नहीं है मदर के बाद। फिर भी आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग में रखना है ये चीज़। काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन ये अनसॉल्व पेपर हैं, इनमें मिस्टेक्स मिलती रहती हैं। आपको जो बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर मिलेगा पॉसिबली उसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी, और हो भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा। सी सेड मदर प्लीज डू नॉट मेक फूड इन डालडा एज इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। उसने कहा माँ कृपया डालडा में भोजन मत पकाओ, मत बनाओ,
क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकर होता है या हानिकारक होता है। बहुत ही इजी है। यहाँ पे मदर को ऑब्जेक्ट बना लेना है, प्लीज के बदले आपको रिक्वेस्टेड लगा लेना है। तो सी रिक्वेस्टेड हर मदर, यहाँ देखिए मदर नहीं लिखा है, लेकिन जब उसने माँ कहा तो अपनी माँ को ही तो कहा उसने। तो यहाँ पर हर, जैसे यहाँ पर द आपने ऊपर लगाया था, ऐसे यहाँ पर हर अपनी तरफ से लगाना है। सेंटेंस को नरेशन में बहुत अच्छे से क्लियर करना पड़ता है, क्योंकि ये आपको सेंस पर डिपेंड मिलता है। जितना अच्छा आप इसको माउल्ड कर सकते हैं, जितना अच्छा आप इसका स्ट्रक्चर दे सकते हैं, उतनी ही आपकी तारीफ होती है, और वो यही सारी चीज़ें देखता भी है। तो सी रिक्वेस्टेड हर मदर, प्लीज़ हटा दिया, डू नॉट को कर देंगे नॉट टू, नॉट टू किया यहाँ पे, और नॉट टू करें क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस है, इन्फिनिटिव से जाकर जुड़ेगा, चूंकि डू नॉट दिया है इसलिए निगेटिव इन्फिनिटिव हो जाएगी। तो नॉट टू मेक फूड इन डालडा एज इट, और इज लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, तो इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर वॉच करते हैं तो ये हो जाएगा उस समय के लिए जब उसने कहा, लेकिन नेचुरली ये होता है कि डालडा हानिकारक वैसे भी होता है। तो यहाँ पर इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ आपका अगर बना रहेगा यहाँ पर, तो नो प्रॉब्लम, आपको इज ही करके यहाँ पर देना है। शी रिक्वेस्टेड हर मदर नॉट टू मेक फूड इन डालडा एज इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो देखिए अगर हम यहाँ पर वॉच करते हैं, ठीक है ना, तो ये इसका नेचुरल सेंटेंस है कि ये डालडा जो है हानिकारक होता था, लेकिन अभी भी होता है वो डालडा सेहत के लिए हानिकारक, इसलिए इसको इज कर देंगे। कोई भी चीज़ जो नेचर में मौजूद है या मतलब होम मेड है और डोमेस्टिक यूज़ के लिए है, तो तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जो वास्तव में हानिकारक होती हैं। अगर वो हानिकारक होती है तो होती ही हैं, होती थी कहना उसके लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर इज को इज ही रखने हैं, आपको यहाँ पर वाज नहीं करना है। तो फाइनली बनेगा सेंटेंस, शी रिक्वेस्टेड हर मदर नॉट टू मेक फूड इन डालडा एज इट इज़ हार्मफुल फॉर हेल्थ। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर 6 नंबर स्लाइड है, लिखा है कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। डायरेक्टेड का मतलब होता है जैसा निर्देशित किया गया है ब्रैकेट में। तो ये आपको कह रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। एवरीबॉडी नोज इट पहला सेंटेंस, मैन इज मोर्टल दूसरा सेंटेंस, यानी ये दो सेंटेंस हैं, पेयर दिए हुए हैं, दोनों को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स बनाना है। कहता है हर व्यक्ति जानता है, मैन इज मोर्टल, मनुष्य नाशवान है, मनुष्य नश्वर है। बहुत ही इजी है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एवरीबॉडी नोज करेंगे, इट को रिमूव कर देंगे क्योंकि उसकी जगह पर आ जाएगी आपकी एक क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, दैट लगेगा, दैट मैन इज मोर्टल को सेम सिचुएशन में उतार देना है। तो एवरीबॉडी नोज और फिर कर देंगे दैट मैन इज मोर्टल। आप ऐसा भी कर सकते हो, दैट मैन इज मोर्टल इज नोन टू एवरीबॉडी। दोबारा सुन लीजिए, पहला सेंटेंस बनेगा एवरीबॉडी नोज दैट मैन इज मोर्टल, दूसरा सेंटेंस आप चाहें तो बना सकते हैं दैट मैन इज मोर्टल इज नोन टू एवरीबॉडी, चूंकि ये पैसिव जाकर बन जाएगा और जो पहले बताया था वो एक्टिव रहेगा। चूंकि दोनों होते हैं, सब्जेक्टिव वर्ब ऑब्जेक्टिव वर्ब नाउन क्लास में बनेगा, मैंने दोनों बता दिए इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आपका अ पुअर गर्ल स्टूड एट बस स्टॉप। एक गरीब लड़की, एक बेचारी लड़की बस स्टॉप पे खड़ी थी। शी डिड नॉट मूव, शी डिड नॉट स्पीक, वह हिलती नहीं थी यानी इधर उधर नहीं चल रही थी। शी डिड नॉट मूव स्पीक, वह बोल नहीं रही थी। तो सिंपल सेंटेंस यहाँ पे बनाना है। सिंपल सेंटेंस में एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। सेंटेंस आपके 3 दिए हैं, पहला सेंटेंस बिल्कुल सेम उतार देंगे, फिर वो हिल नहीं रही थी, बोल नहीं रही थी, ठीक है ना। इसको आप बना लेंगे जीरंड में जाकर के दोनों को, और प्रीपोजिशन आगे लगा देंगे। अ पुअर गर्ल स्टूड एट बस स्टॉप विदाउट मूविंग एंड स्पीकिंग। मूविंग और स्पीकिंग दोनों जीरंड को, नाउन को एंड से जोड़ देंगे, आपका सेंटेंस सिंपल बनकर तैयार हो जाएगा। अ पुअर गर्ल स्टूड एट बस स्टॉप विदाउट मूविंग एंड स्पीकिंग। बिना हिले बिना बोले एक बेचारी लड़की बस स्टॉप पे खड़ी थी। नेक्स्ट चलते हैं, आपकी अगली स्लाइड है 7 नंबर की स्लाइड,
ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। असर्टिव सेंटेंस बनाना है, वाई वेस्ट मनी, ठीक है ना। तो वाई वेस्ट मनी जो लिखा हुआ है, इसके असर्टिव सेंटेंस बनाने के कई तरीके होते हैं, कई प्रकार होते हैं। फिर भी मैं सभी बता दूंगा, गौर से सुनते रहिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि दिए गए सेंटेंस को हमें कन्वर्ट तो उसी में करना होता है जो वो दिया है, बट सेंस नहीं बदलना चाहिए। वाई वेस्ट मनी का सेंस मैं बता देता हूँ, धन बर्बाद क्यों करें, ठीक है ना। धन बर्बाद क्यों करें, तो मतलब ये है कि धन बर्बाद ना करें, अर्थात धन बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। यह धन बर्बाद करना अत्यंत मूर्खता की बात है। कई तरीके से हम बना सकते हैं, तो क्रमशः सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। पहला आप बना सकते हो कि वी शुड नॉट वेस्ट मनी, पहला हो गया। दूसरा हम कह सकते हैं इट इज़ नो गुड टू वेस्ट मनी, धन बर्बाद करना अच्छी बात नहीं है। तीसरा हम कर सकते हैं इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट मनी, धन बर्बाद करना अत्यंत मूर्खता की बात है। तो यहाँ पर सेंटेंस कोई भी आप बनाएंगे असर्टिव मोड में बन जाएगा और सेंटेंस बिल्कुल आपका सही बनेगा। इट इज़ एक्सट्रीमली फुलिश टू वेस्ट मनी, इट इज़ नो गुड टू वेस्ट मनी, और वी शुड नॉट वेस्ट मनी। तो वी आपका व्यापक होता है, वाइड सेंस में होता है, सबके लिए होता है, इसलिए वी भी सपोर्ट करता है, वी शुड नॉट वेस्ट मनी। तो यहाँ पर आप तीन तरह से में कोई भी तरीका बनाएंगे 100% सिक्योर्ड है और अच्छे से उसमें बन भी जाएगा और नंबर भी मिल जाएगा। अगला है पैसिव वॉइस। इट इज़ टाइम टू रिसाइट द रामायण नाउ। रिसाइट का मतलब व्याख्या करना, उच्चारण करना, अर्थात उसको बोल बोल करके पढ़ना। तो अब रामायण को बोल बोल करके पढ़ने का समय है, रामायण को अब पढ़ने का समय है, यानी कि उसका उच्चारण करने का समय है। रिसाइट का मतलब व्याख्या करना, बोल बोल कर पढ़ना होता है। फिलहाल इट इज़ टाइम का जो कॉन्सेप्ट होता है, रूल होता है, इट इज़ टाइम प्लस फॉर प्लस नाउन प्लस टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से लिया जाता है। तो इट इज़ टाइम पहले ले लेंगे, फिर इट इज़ टाइम लिया और इसके बाद फॉर लिखा, फॉर के बाद द रामायण लिखा, द रामायण लिखा, और टू लिखा, फिर बी लिखा, फिर रिसाइट की थर्ड फॉर्म लिखी, रिसाइटेड, ठीक है ना, और नाउ को लास्ट में लगा दिया। तो ये हो जाएगा आपका इट इज़ टाइम फॉर द रामायण टू बी रिसाइटेड नाउ। ये आपका पैसिव वॉइस बनेगा। हालांकि यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क लगा है ये अननेसेसरी लगा है, इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये होता कि अगर इज पहले लिखा होता, ये तो ऊपर वाला जो प्रिंट हुआ है वो उसी के चक्कर में यहाँ पर हो गया है, लेकिन ये गलत है। हाँ, अगर इज आगे लगा होता इज इज टाइम, तो हम क्वेश्चन मार्क कर लेते। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो पैसिव कैसे बनता, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो उसका स्ट्रक्चर था वही बनता। अगर लिखा होता इज इट टाइम टू रिसाइट द रामायण नाउ, तो आपका पैसिव बनता इज इट टाइम फॉर द रामायण टू बी रिसाइटेड नाउ, फिर क्वेश्चन मार्क लग जाता। क्योंकि हमें इट इज टाइम को जो दिया हुआ है उसका हमें ऑर्डर चेंज नहीं करना है, वो हमारा लगेगा चाहे असर्टिव मोड में हो और चाहे इंट्रोगेटिव मोड में हो, क्योंकि उसको बदलने नहीं है और उसका कोई तरीका नहीं है। इसलिए आपका दोनों स्थितियों में सेंटेंस वही बनता। फिलहाल ये क्वेश्चन मार्क को कैंसिल समझिए। अब आते हैं करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए यहाँ पर करेक्ट करने के लिए आपको एक कहा गया है और इसमें चार दिए हैं, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन पेपर में आपको दो मिलेंगे अथवा लगा करके, करना उनमें एक होगा। इसमें इसलिए चार दिए हुए क्योंकि जितना बच्चों का अभ्यास हो उतना बेहतर है। तो मैं आपके लिए यहाँ पर जो ये सब मैंने लिख रखा है इसको हटा देता हूँ, तो इससे आपको थोड़ा सा सुविधा हो जाएगी। हाँ जी, लिखा हुआ है वन, तो मैंने कहा आपको दो मिलेंगे और एक करके आना वहाँ पे। बहुत मतलब आसानी है पेपर को सॉल्व करने में, कोई बच्चा चाहे तो बहुत अच्छे अंक ला सकता है। सेंटेंस है बर्न द लैम्प एज इट इज़ गेटिंग डार्क।
अर्थ तो समझ में आ रहा होगा ना आपको कि लैंप जला दो क्योंकि अंधेरा हो रहा है। तो देखिए बर्न का मतलब होता है किसी चीज को एज द होल जला देना, पूरी तरह से मतलब डिस्ट्रॉय कर देना जला करके। यहाँ लैंप को जलाने का मतलब प्रकाशित करने से ही, इसलिए बर्न की जगह पर आपको लाइट का इस्तेमाल करना है। लाइट एक वर्ब होती है और लाइट नाउन भी होता है। तो लाइट माने प्रकाश भी होता है, लाइट माने जलाना भी होता है, यानी प्रकाशित करना होता है। तो बर्न को हटा करके आप जिस जगह लाइट, जहाँ बर्न लिखा वहाँ लाइट लगाएंगे, सेंटेंस आपका सही हो गया और कुछ नहीं करना। लाइट द लैम्प एज इट इज गेटिंग डार्क, लैम्प जला दो क्योंकि अंधेरा हो रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है अ बार्क्ड डॉग सेल्डम बाइट। ये आप जानते हैं, ये एक प्रोवर्ब होती है, कहावत है जिसको लोग बोलते हैं गरजने वाले कभी बरसते नहीं, भौंकने वाले कभी काटते नहीं। उसका ये इंग्लिश वर्जन दिया हुआ है और ये ऐसे नहीं बोला जाता है जैसे बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका पार्टिसिपल में एडजेक्टिव दिया रहता है बार्किंग। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे, वैसे होता ये है कि बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ऐसे लिखा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ ए जो लगा है ये थोड़ा सा सेंटेंस को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, बात समझ गए ना। तो अब यहाँ पर जिस तरह का ये सेंटेंस यहाँ दिया है उसमें सोचने की बात है। वैसे ए लगा नहीं होता, लिखा होता है बार्किंग डॉग्स, जो मतलब एक हैबिचुअल है, प्रैक्टिकल विजडम पे जो बोला जाता है वो बार्किंग डॉग्स, यानी डॉग्स प्लूरल होता है और सेल्डम बाइट लिखा होता है। लेकिन ए लगाकर उसने इस सेंटेंस को गड़बड़ कर दिया है। फिर भी मैं उसको भी यहाँ पर करेक्ट करता हूँ। बार्किंग तो करेंगे करेंगे ये तो पक्का है, लेकिन बाइट में अगर ए लगा रहेगा तो आपको बाइट में एस भी करना है। तो हो जाएगा जाकर के ए बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स। समझ गए ना, टेक्निक है, हो सकता है वो इसी प्रकार का दे दे, और इसी प्रकार का अगर दे दिया और फिर आपने बाइट का बाइट लिख दिया तो फिर आपका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का सिंगुलर नाउन को लेकर के फिर जाकर के गलत बैठेगा। इसलिए उम्मीद है सारे बच्चे मेरी बात को समझ रहे होंगे और ध्यान से सुन भी रहे होंगे। तो अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स होगा, और अगर आपको बार्किंग के पहले का ए हटाना है तो फिर डॉग में डॉग्स करना है, तब बाइट सही सेट बैठेगा, फिर ऐसा नहीं लगाना है। अब आप पूछ रहे होंगे हम करेंगे क्या। अगर इसी तरह का आता है तो आप ए नहीं हटाओगे, आप बाइट में एस लगाओगे। समझ गए ना, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, क्योंकि वो चाहता है कि लड़का इसी स्ट्रक्चर को सही करे, ए लगा करके। ज़्यादातर जनरली बोला जाता बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। तो अगर वो ए लगा के देता है तो हम ये नहीं कहते कि गलत दे रहा है, ये तो ग्रामर है, यहाँ पर ये मतलब नहीं है। ये सेंटेंस प्रोवर्बियल है और समाज में बोला जाता है, लेकिन जब उसने ग्रामर में उठा कर रख दिया है तो हमें ग्रामेटिकली मतलब थिंकिंग करनी है। तो अब बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स करके आओगे वहाँ पर और आपका सेंटेंस 100% सही होगा। फिर लिखा है एरोल्ड स्टोन गेदर्स नो मोस, ये भी आपका प्रोवर्बियल सेंटेंस है। और यहाँ पर कहते हैं कि बदल बदल कर व्यवसाय करने वाला सफल नहीं होता है। अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मोस सभी ने पढ़ा होगा। यहाँ पर भी आपका पार्टिसिपल आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी। तो यहाँ पर भी आपको ROLLING, अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मोस, इसमें यस इसका कोई इशू नहीं है, गेदर्स पहले से लिखा हुआ है, ए लगा है, कोई दिक्कत नहीं। अ रोलिंग भर करना है आपको, अ रोलिंग स्टोन गेदर्स नो मोस। इसके बाद यहाँ पर आपका है लिखा हुआ द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर हैड कम। सभी जानते होंगे यहाँ पर द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कहना चाहता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। इसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन, एक सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में होता है, दूसरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में होता है। बिफोर लगा होता है तो पास्ट परफेक्ट वाला पहले होता है और पास्ट इंडेफिनिट वाला बाद में होता है। तो ये जो हैड लगा है पहली बात तो ये कम है, मतलब गलत है, तो इसको कम करना है, हैड हटा देना है। लेकिन हैड हटाना पर्याप्त नहीं है, यहाँ पर आप कम को देखिए, यहाँ पर आपको केम भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। ठीक है ना, वो ऐसा देता है कि लड़का एक जगह गलती सही करे, दूसरे में मिस कर जाए, चूक जाए। लेकिन आप अगर बहुत ही अलर्ट हैं और बहुत ही कॉन्शियस हैं तो उम्मीद है कि आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है आपकी, लास्ट स्लाइड है ये, लिखा हुआ ये तो पहले पेज का आकर के प्रिंट हो गया है ज़बरदस्ती।
मेरे मना करने के बाद भी। लेकिन यहाँ पर है यूज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग्स क्लियर। सबसे पहली सावधानी ये है कि इनमें अंतर बताना और साथ में इनका एक सेंटेंस भी देना होता है, यूज करना होता है। यानी एक्सीडेंट का आप मीनिंग देंगे, इसके बाद उसका एक सेंटेंस देंगे, इंसिडेंट का एक मीनिंग देंगे और उसका एक सेंटेंस देंगे। लेकिन ये ध्यान रहे कि आपको करना एक ही है, चाहे तो आप ये वाला पेयर कर लें और चाहे तो ये वाला पेयर कर लें, मतलब ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपको मीनिंग भी देनी है और मीनिंग के साथ साथ दोनों का सेंटेंस देना, तभी आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप मीनिंग केवल देते हो, सेंटेंस नहीं देते हो तो 1 नंबर मिलेगा। अगर आप सेंटेंस देते हो, मीनिंग नहीं देते हो तो पूरा भी गलत कर सकता है, क्योंकि मीनिंग इसकी मेन है और इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जिस मीनिंग में आप यूज कर रहे हो, कम से कम जांचने वाले को ये तो बताइए कि हम इस सेंस में इसका यूज कर रहे हैं। तो मीनिंग केवल देने पर आपको 1 नंबर मिल सकता है, बट केवल यूज देने पर हो सकता है कि 1 भी नंबर ना मिले, और दे तो फिर ईश्वर की कृपा, उसकी रहम दिली है और बस उसका अपना नेचर है जो देती। तो देखिए मीनिंग बता देता हूँ मैं, यूज तो तुम खुद ही कर लोगे। एक्सीडेंट का मतलब होता है दुर्घटना, और दुर्घटना का मतलब बुरी घटना जब होती है कोई, तो एक्सीडेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर दुर्घटना लिखना है, ठीक है, बुरी दुर्घटना मत लिख देना, क्योंकि दुर्घटना में जो दु शब्द लिखा है, दुर शब्द लिखा है, वही बुरी घटना होता है। बुरी दुर्घटना नहीं होती, दुर्घटना ऑलरेडी बुरी होती है। तो एक्सीडेंट माने दुर्घटना, और इंसिडेंट माने कोई भी घटना, नॉर्मल कुछ भी घटित हो जाए तो वो इंसिडेंट कहलाती है, ठीक है ना। इंसिडेंट नॉर्मली कोई भी फंक्शन, किसी भी तरह का कुछ भी हो रहा है, इंसिडेंट है। और आप अपने मित्र से मिल गए अचानक, इंसिडेंट तो इंसिडेंटली कहेंगे। तो ये कह सकते हैं इंसिडेंटली मतलब सडनली कोई इंसिडेंट कर देते हैं, तो वो इंसिडेंट एक नॉर्मल इवेंट को कहते हैं, और एक्सीडेंट एब नॉर्मल इवेंट को कहते हैं, जो नहीं होनी चाहिए तो वो हो जाती है। तो एक्सीडेंट दुर्घटना, इंसिडेंट घटना। वर्बल का मतलब मौखिक होता है। वर्बल मीन्स मौखिक होता है, जैसे कोई शाब्दिक मतलब बातचीत कर रहा है, मौखिक आप बोल रहे हो सिर्फ, तो वो वर्बल कहलाता है। वर्बोज माने होता है शब्दों से भरा हुआ, या वर्बोज माने वाचाल भी कहते हैं, जो बहुत बात करता हो, बहुत बातें करता हो, वो वर्बोज होता है। तो वर्बोज अलग चीज़ है। हम वर्बोज शब्दों से भरा हुआ कि दिस मैटर इज फुल ऑफ, दिस मैटर इज वर्बोज ये कह सकते हैं, और ही इज़ वर्बल ये भी कह सकते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। वर्बल का मतलब हो गया मौखिक, वर्बोज का मतलब शब्द बहुल या शब्दों से भरा हुआ, या वाचाल भी कह सकते हैं, जो बहुत ज़्यादा बातें करता हो। तो ये था आज का यहाँ पर पूरा सेक्शन सी। बचा यहाँ पर स्टोरी, ठीक। तो स्टोरी लेटर मिलेगा धीरे धीरे, मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम तक ये सारे जितने भी अनसॉल्व पेपर में दिए हुए हैं, क्योंकि मोस्टली ग्रामर में ही लड़कों को प्रॉब्लम आने वाली है। अब जो ग्रामर आती है इंटरमीडिएट में, वो काफ़ी कम्पिटिटिव लेवल की होती है, इसलिए ग्रामर ही कराऊंगा। तो सेक्शन सी अगर करीब करीब जा कर के 25 नंबर का उनका कंप्लीट हो जाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। और ग्रामर पोर्शन में ही बहुत तेज़ी से नंबर पिकअप होते हैं, और बहुत तेज़ी से नंबर इसमें डाउन भी होते हैं, ठीक। बाकी हर जगह तो लड़का थोड़ा बहुत कंफर्टेबल होता है, यही टॉपिक है, यही एरिया है जहाँ पर लड़के के लिए प्रॉब्लम होती है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल मेरा ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।